हेलो गाइस। आज हम सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, जहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तथा स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट से है, या एनीथिंग विच डू नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कि वो एक रेस्ट में हो। सो द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इसमें हम चार्ज को रेस्ट मोशन में पढ़ते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन है, इन दिस वी स्टडी फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल विच इज डेवलप ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज की वजह से इसमें हम फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और अलग अलग तरह के पोटेंशियल को पढ़ेंगे, जो कि चार्ज जो कि चार्ज रेस्ट में है उसकी वजह से डेवलप होते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी एक अट्रैक्शन या रिपल्शन जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। बचपन में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम एक ग्लास रॉड को एक ऊन से रगड़ते थे, और जब उस ग्लास रॉड को हम जब हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो ग्लास रॉड कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। यह इसलिए होता था कि जब हम ऊन से ग्लास रॉड को रगड़ते थे, तो उस पर कुछ चार्ज डेवलप हो जाता था। वो चार्ज अट्रैक्टिव नेचर का होता था, जो कि हमारे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी कहते हैं तथा नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन पर चार्ज +1.6 इंटू 10⁻19 kg, और प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें जैसे पता ही होंगे कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं। इसकी यूनिट कूलाम होती है। अच्छा, चार्ज की सीजीएस यूनिट ईएसयू, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम निकालें तो हमें पता है Q बराबर आई टी होता है, आई होता है इलेक्ट्रिक करंट और टी होता है टाइम। तो आई की यूनिट हो गई, आई की डायमेंशनल यूनिट होगी ए, और टी की हो गई टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बना ए टी। अच्छा, अब चार्ज और मास में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, जैसे कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा या कोई भी चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। आपने कभी भी किसी बॉडी का मास -0.5 किलो, -3 किलो ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि किसी बॉडी का मास निगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता, वो एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। अच्छा, जो चार्ज होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हमें पता है m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, जहाँ m होता है मास ऑफ बॉडी, m नॉट होता है रेस्ट मास, v होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और c होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हमारी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल है या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी, तो हमारा ये जो वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू कुछ आए कुछ कुछ आएगी, जो कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मास ऑफ बॉडी होगा वो चेंज होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जो बॉडी का मास होता है वो घटने लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मास होता है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसी तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन जो मास होता है वो कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि हमें आइंस्टीन का हमें एक रूल पता है कि मास जो कि एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी हमारी मास में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखो फोर्सेस जो होते हैं, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, या वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं, वो चार्ज के मैटर पर, वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा कि चार्ज हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या निगेटिव पॉजिटिव हैं, यानी कि लाइक वाइज है अनलाइक वाइज है। उसी उसी के आधार पर हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा वो काम करेगा। लेकिन किन्हीं भी दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका जो साइज होता है वो नेग्लिजिबल होता है बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम किसी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम उठा के ला रहे हैं या लेके जा रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो बीच की जो डिस्टेंस है दो पॉइंट की, उसके रिस्पेक्ट में जो चार्ज का साइज होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। इस तरह के चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है, चार्ज को चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। इसके हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि किसी भी जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि हमारी कोई एक बॉडी है जो कि आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड पड़ी है, और इनिशियल फेज में उस पर तीन चार्जेस थे, Q1 Q2 Q3, जो कि Q1 है 5 कूलाम, Q2 है 1 कूलाम और Q3 है -3 कूलाम। अगर इस बॉडी को शेक करके या कुछ टाइम बाद एक फाइनल प्रोसेस में पहुंचे जहां पर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू अलग अलग हो जाए, जैसे Q1 की वैल्यू +3 कूलाम और Q2 की वैल्यू +2 कूलाम और Q3 की वैल्यू हमें पता नहीं हो फाइनल फेज में क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अब तीनों, अब सबकी वैल्यू रख दो, 5 + 1 - 3, 3 + 2 और प्लस एक्स। Q3 को डैश को हमने x मान लिया, तो हम x की वैल्यू -2 कूलाम पता कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम इनिशियल बॉडी पर चेक करें, इनिशियल जो फेज है उस पर हम चेक करें, तो टोटल चार्ज कितना है, +5 1 6 और 6 - 3 3 कूलाम। तो इसी तरह फाइनल बॉडी पर भी इतना ही चार्ज आएगा। तो देखो चेक करो, 3 + 2, 3 + 2 5, 5, और अगर Q3 डैश को हम x मान लें तो ये कितना हो गया, 5 + x, और इसको हम अगर 3 कूलाम के बराबर रख दें तो x बराबर कितना आ गया, -2। चलिए, अब इसी तरह CBSE बोर्ड में 2021-22 में एक क्वेश्चन आया था कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर are sprayed into a chamber and become charged with charges +3e
plus 5e and minus 3e respectively. All the three sphere came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are the possible value for the final charge on the sphere? सही है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास तीन चार्जेस थे जो कि एक बॉडी में जो कि हैं +3e 5 3e और -3e। ठीक है, ये तीन चार्ज बॉडी हैं। इन चार्ज बॉडी इन तीनों चार्जेस को कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो फाइनल चार्ज होगा बॉडी पर वो कितना होगा। तो अगर हम सारे ऑप्शन के हिसाब से चलें, देखो, पहले पहले अगर हम इनिशियल बॉडी को मान लें तो इनिशियल बॉडी का टोटल चार्ज कितना निकलेगा? 3e 5e और -3। तो टोटल चार्ज कितना निकला? +3 +5 और -3। टोटल चार्ज कितना निकला यहाँ से? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन हमारा इन चारों ऑप्शन में से जो भी होगा वही आंसर करेक्ट होगा। देखो ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 - 4, माइनस का एक, सॉरी, 5 - 4 प्लस का एक और 5, तो ये कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी चेक करो। 3.5 3.5 और +5.5 और -4, तो ये कितना बटा? 6 3 9 और 9 में से 4 गया 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है कि जो चार्ज होता है वो हम जो ये जो 3.5 है ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, क्योंकि जो आगे हम पढ़ेंगे कि चार्ज हमारा हमेशा क्वांटाइज होगा, मतलब Q बराबर n ही होगा। जो n होता है वो हमेशा जो n होता है वो एक इंटीजर नंबर होता है। तो यहाँ 3.5 है तो चार्ज हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चलो अब ऑप्शन सी पे आओ। ऑप्शन सी में 6 6 12, 12 में से 7 गए 5 इलेक्ट्रॉन। सही है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 5 - 8, 5 - 8 -3 और -3 और 7, ये कितना आया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? हमारा आंसर आना चाहिए था 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। चलिए, अब चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी होती है चार्ज क्वांटाइज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, वर्ड क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे कि मैं अगर सेब खरीदने जाऊं तो वो जो दुकान वाला अगर मुझे जो कोई सेब देगा वो एक सेब देगा, दो सेब देगा, तीन सेब देगा, चार सेब देगा। सेब यानी कि वो पूरे के पूरे अमाउंट में देगा। कभी भी वो सेब को आधा सेब, डेढ़ सेब, पौना सेब, ढाई सेब ऐसे कभी भी नहीं देगा। तो इसी तरह जो चार्ज होता है, चार्ज भी क्वांटाइज होता है, यानी कि द चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जो कि होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कभी भी आधा, पौना, डेढ़, ढाई नहीं हो सकता। जैसे कि 0.5 नहीं हो सकता, +-13.3 नहीं हो सकता, या 10⁻³ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सही है। तो इसी बेसिस पर एक फॉर्मूला निकलता है कि Q बराबर ±NE, जहाँ पर Q का मतलब होता है चार्ज ऑन बॉडी, N मतलब होता है, N होता है इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। इसी तरह E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि एक फंडामेंटल चार्ज भी होता है। सही है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो इंडिपेंडेंटली केवल एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, यानी कि इससे छोटा चार्ज कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आप पूछोगे कि सर हमने क्वार्क सुना है। हाँ देखो, क्वार्क्स जो होता है वो चार्ज से भी, मतलब
एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, पर लेकिन हमारे सिलेबस में अभी क्वार्क को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसीलिए हम सबसे जो छोटा चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर उसको हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानते हैं, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलो अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट अ चार्ज ऑफ 32 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम कैन बी गिवन टू बॉडी। देखो चेक कर लेते हैं, हमें पता है कि Q बराबर एन ही होता है। यहाँ पर चार्ज हमें दे दिया, Q की वैल्यू दे दी 32 इंटू 10⁻⁻18। एन की वैल्यू हम निकालनी है और ई की वैल्यू हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ से दो 200। तो क्योंकि n की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये चार्ज किसी भी बॉडी को देना पॉसिबल है। ठीक। चलो अब दूसरा सवाल आ गया। एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज है 1 कूलाम और वो 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले रहा है। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना होगा। चलो हम निकालते हैं कि हमें पता है, देखो दे रखा है क्या है, Q बराबर Q दे रखा है, छोटा Q, कि चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना है जी 1 कूलाम, यानी कि 1.6 10⁻⁻19। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 5 इंटू 10⁻18। तो हमें पता है Q बराबर है, नी बराबर लगाएंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसलिए निगेटिव आएगा, तो -5 इंटू 10⁻18 और उसके 1.6 10⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया यहाँ से -8 कूलाम। अब ये तो आ गया चार्ज, पर नेट चार्ज भी निकालना है क्योंकि ऑब्जेक्ट पर पहले से ही 1 कूलाम का चार्ज है और एक्स्ट्रा -8 कूलाम का चार्ज और आ गया, तो दोनों को ऐड कर दो तो आया फाइनल आंसर कितना आया 0.2 कूलाम। तो आंसर इसका होगा डी। चलो अब चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि चार्ज हमारा एडिटिव नेचर होता है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा एल्जेब्रिक सम होगा उसके सारे चार्जेस के सम के बराबर, मतलब उसका एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे कि कोई बॉडी है, अगर उसमें मान लो अलग अलग चार्ज हैं 10 कूलाम, 5 कूलाम, -3 कूलाम, 4 कूलाम, तो टोटल चार्ज जो बॉडी पर होगा उन सबका सम कर दो, तो 10 + 5 -3 -4, तो आंसर आ गया 8 कूलाम। अच्छा जो चार अगली प्रॉपर्टी, जो चार्ज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि बॉडी हमारी रेस्ट पर है या किसी मोशन पे है, इस बेसिस पर हमारा चार्ज इस पे डिपेंड ही नहीं करता। सही है, तो इसको हम बोलते हैं इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। अच्छा चार्ज इज जो चार अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमारा हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि अगर हमारा इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी को, मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, इसको किसी अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में ला दें, तो जो हमारी अनचार्ज बॉडी है उस पर चार्ज बॉडी से जो हमारे ये चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं चार्जेस ट्रांसफरेबल। अच्छा अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज। मतलब कोई भी जो चार्ज होगा बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है वो न्यूट्रल हो। सही है। तो अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज जो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। यदि हमारा चार्ज अनएक्सेलरेटेड है, यानी कि वो मोशन में नहीं है, मतलब अनएक्सेलरेटेड है, तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा बनाएगा, लेकिन अगर वो कोई भी चार्ज्ड बॉडी अगर वो एक्सेलरेशन में है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और साथ साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रहता है हमेशा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकें, तो हमें पता है कि किसी भी जो
कंडक्टर का जो आउटर सरफेस होता है वो उसका मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इसीलिए सॉलिड और होलो कंडक्टिंग कंडक्टिंग जो स्फेयर होते हैं उन पर जो जो मैक्सिमम इक्वल जो चार्ज होता है वो उनके आउटर सरफेस पर रहता है। जैसे कि हमारा एक सोप बबल का एक्सपेरिमेंट है, उसमें सोप बबल में जो होता है, जो चार्ज होता है वो सोप की आउटर सरफेस पर ही रहता है। थैंक यू। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, आपका फीडबैक मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।